हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सुनो लो, एक बात सुनो। लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के बाद जब क्लास से लगी तो 50% लोग आएंगे। क्लास में कितने लोग आएंगे? तो एक बैच था आपकी तरफ फुल भरा हुआ, B3। कौन सा बैच था? मेरी उसमें क्लास। तो सर ने कहा 50% करो। कैसे करें? तो सर ने कहा रोल नंबर निकालो। बैच में बच्चे मान लो 500, तो 1 से 250 तक वाले आज, 1 से 250 तक वाले कल, फिर परसों अल्टरनेट, OD1 OD1। सर ने तो कह दिया। मैं गया दूसरे दिन क्लास में गया। मैं गया तो मैंने कहा यार तुम्हारे ऐसे ऐसे करना है, पर मैं यार ऐसे नहीं करूंगा तुम्हारे। तो सर, तो मैं यार जो आगे आगे बैठे हैं वो कल आ जाओ, जो पीछे बैठे हैं वो परसों आ जाओ, ताकि जोड़ियां ना टूटे। मैं ऐसा पाप मैं क्यों लूं? तो यार ना फिर कोई गालियां निकालोगे कि राक्षस खा गया, है ना? हम हमारे सही बैठे थे। ये आके भाई बैच को आते हुए 4-5 महीने हो गए, तब तक मामला सेटल था सबका। जिसको जहां जहां बैठना था उसको वही बैठना था। तो पीछे वाले बच्चों ने मुझे कहा कि हाँ सर ठीक है ये कर लो, पर सर हम देखो पीछे बैठते हैं तो हम आपके प्रिय स्टूडेंट होने चाहिए। मैंने कहा हाँ यार, मैं खुद ही बैक बेंचर था तो मैं पीछे बैठता था, तो आप मेरे प्रिय स्टूडेंट। तो सर हमें ये प्रिविलेज मिलना चाहिए कि कल हम आएंगे, आगे वाले परसों आएंगे। पहले भाई ये नियम हमसे लागू किया जाए, कल हम पहले आएंगे, परसों आगे वाले। भाई मैंने ये बोला था कल आगे वाले आएंगे, परसों पीछे वाले, फिर अगले दिन आगे वाले। उन्होंने कहा सर पहले हमारा। हाँ भाई तुम्हारा हक बनता है। आगे वालों का भाई तुम परसों आ जाओ। उनका सर कोई बात नहीं, आना तो है ही, एक दिन आगे एक दिन पीछे। तो अगले दिन मैं क्लास लेने गया वापस, तो भाई केवल पीछे वाले आने थे। यूं बांट लिया कि भाई ये लाइन है, इस लाइन के पीछे वाले कल आ जाएंगे, आगे वाले परसों आ जाएंगे। मैं गया तो आगे वाली सारी टेबलें खाली, सिंगल बच्चा आगे नहीं। तो पहले तो मेरे दिमाग में नहीं आया कि आगे वाली खाली कैसे। तो क्या हुआ तुम पीछे क्यों बैठे हो? सर हम पीछे वाले हैं। तो आज तो आगे बैठते तुम। नहीं सर, जो सीट जैसे है वैसे। अभी उस मेन बिल्डिंग में फिर वो 2-3 दिन ही चलाई थी व्यवस्था, उसके बाद शायद सबको वापस। पर 2-3 दिन में ये था पीछे वाले पीछे ही बैठते, आगे वाले आगे बैठते। तो आगे वाले जिस दिन आते उस दिन पीछे वाली सीटें खाली, पीछे वाले आते तो पीछे वाले आते उस दिन तो मेरे हालत खराब होती। मैं बैठा हूं यहां, स्टूडेंट है सारे वहां। होता क्या है कि मैं जब लिखाता हूं तो मैं आपकी कॉपियां इसीलिए देखता रहता हूं कि मैं जब लिखाता हूं तो मुझे रियलाइज नहीं होता कि मैंने जो लाइन बोली आप लिख पाए कि नहीं लिख पाए। मुझे क्या पता यार। तो मैं नोटिस करता हूँ हाँ इसने लिख लिया, इसने 3-4 बच्चों ने लिख लिया, इसका मतलब सबने लिख लिया होगा। और अब यदि कोई एक आधा रहेगा बीच में बोल जाएगा सर रिपीट करो। बाकी मेरा जनरल मानना ये होता है कि आगे वालों ने लिख लिया, इसका मतलब सबने लिख लिया। अब मैं कॉपी किसकी देखूं? तो फिर मैं एक आधे को हाथा जोड़ी करता यार, 2-4 आगे आगे बैठ जाओ। और फिर क्या थोड़ा पुराना बेच होता है, मुंह लगता जाओ, नहीं सर आप पीछे आ जाओ। हाँ मैं घर में आ जाऊंगा पीछे, फिर बोर्ड, मैं बोर्ड को तो कैसे लाऊं? तो अब मैं या तो वहां जाके फिर भाग के बोर्ड पे हूं लिख के देख के हूं लिख लिया। एक आधा कोई बच्चा यूं शर्म मरता आगे आगे बैठता। अभी अपनी मेन बिल्डिंग में जो फर्स्ट फ्लोर है ना, घुसते ही जो पहला फ्लोर है बेसमेंट के ऊपर वाला, उसमें पुराने बेच चलते हैं थोड़े, है ना। जिन बेचों में थोड़ी संख्या कम हो जाती है उसमें बच्चे कम बैठते हैं। मतलब उस बेच में स्ट्रेंथ होगी अपनी 250 लोग, है ना। 250 लोग मठ मार के बैठते हैं उसमें। आप कभी उस बेच में जाके देखना तो 250 की जगह बच्चे आए हुए रहते हैं 200। सीट है 280, बच्चे आए हुए कितने हैं? 200। तो आपको आगे की जो लाइन है, पहले आगे की लाइन में 2 बच्चे बैठे हैं, जबकि वहां पे 4 बैठ सकते हैं। पीछे उसके 3 बैठे हैं, जबकि 4 बैठ सकते हैं। यूं अलग अलग छितरा ऐसे बैठे रहते हैं। हो सकता है बीच में 2 बेंच खाली पड़ी है और सबसे लास्ट वाली टेबल भरी हुई है। तो आप उन लास्ट वालों को तो आगे आधा सीट है, उसने नहीं सर, खुद की सीट खुद की होती है। इसलिए तुम जो जल्दी आते हो क्लास में 5 और 5:30, ये तुम्हारे मन की गलत फहमियां है। सीट कोई हो, सब पर बराबर पढ़ाई होती है, सब पर एक जैसी होती है। पीछे वाले बच्चों के भी सिलेक्शन होते हैं, पीछे वाले बच्चे भी बैठते हैं। और मैं कहता हूं जिस दिन तुम अपसेंट रह जाते हो उस दिन भी पीछे वाला कभी आगे नहीं आता। ये तुम पीछे वालों की शक्लें देख लेना, ये अपनी जिंदगी में आगे आगे नहीं बैठेंगे।
इन लगता है हमारा साम्राज्य है? और ये भाई हम साम्राज्य विस्तार की नीति है ही नहीं, ये एकदम प्रादेशिक स्वतंत्रता, वहां को बचाने के लिए लड़ लेंगे, आगे की तरफ हम कभी भी बढ़ेंगे। बयाना का किला तुम्हें रखना रखो। सीट वाला तो कभी ये सोचा ही मत करो यार कि सीट के लिए मारा मारी होती है, इसके लिए पहले जाना पड़ता है बाद में जाना पड़ता है। टाइम पे आया करो, जहां सीट मिल जाए जहां हो जाए वहां बैठ जाया करो। सीट से तो पढ़ाई आज हो कल हो। कोई ये देखे आगे बैठने से सबके सिलेक्शन हो जाते हैं, तो जितना रिजल्ट आएगा मैं दिखा दूंगा कि आगे वालों के सिलेक्शन कितने हुए। और कोई ये माने कि पीछे बैठने वालों का होता ही नहीं है, तो मैं बता दूंगा। उपेंद्र सर की 2016 में 5वीं रैंक थी। मैंने कभी बताया होगा कि वो क्लास में डेली 15 मिनट तो लेट हो रहे थे। मेट्रो में इंजीनियर थे, तो मेट्रो में उनकी नाइट सर्विस होती, नाइट शिफ्ट होती, तो वो शिफ्ट छूटती 7 बजे। अब 7 बजे बंदा वहां से भागता, कोचिंग पड़ती लाल कोठी, मेट्रो का ऑफिस यहाँ पे आतिश मार्केट, यहां से कोई भागता वहां पे बंदा पहुंचता, तो वहां पर पहुंचते या जहां भी आतिश मार्केट में जहां भी उनका ऑफिस होगा वहां तक पहुंचते मुझे आधा घंटा लगता। तो वो क्लास में आते 7:30। तो दिलीप सर ने इनका भी टोका होगा कि अरे भाई क्या है डेली ये लेट आते हो। तो उन्होंने बाद में दिन बाहर निकलते हुए सर को कहा कि सर वो मैं मेट्रो में इंजीनियर हूँ सर, और सर वो छुट्टी नहीं देते, फिक्स 7 बजे देते हैं सर, तो फिर मैं आता हूँ। फिर उन्होंने कहा सर वैसे भी क्लास 7 बजे वाली क्लास 7:10 तक शुरू होती है, फिर आप आके 15-20 मिनट बच्चों से पूछते हो तो 7:25 तो वैसे ही हो जाते हैं, मैं 7:30 तो आ ही जाता हूँ सर, इसलिए डिस्टर्ब भी ज्यादा नहीं होता हूँ। बस ये है कि भाई पूछने वाला सेक्शन मेरा निकल जाता है, तो अब वो तो मेरी कमी है सर, सैटरडे संडे को जल्दी आ जाता हूँ, बाकी दिन तो यही आ जाता है। उनकी 5वीं रैंक थी। हालात ये है कि जब उनका सिलेक्शन हो गया था तो एक दिन हम ऑफिस में बैठे थे, तो उपेंद्र जी ने मुझे कहा कि सर एक काम करो, किसी अच्छे से बच्चे की राइटिंग के मुझे नोट्स दो। मैं हंसा, मगर सिलेक्शन हो गया, अब नोट्स का क्या करोगे? और मेरे लिए नहीं तो हमारे रिश्तेदार मांगते हैं कि तेरा सिलेक्शन हो गया, तेरे नोट्स दे, तेरे नोट्स दे। तो मैंने कहा दो खुद के, सिलेक्शन हो गया तो खुद वाले नोट्स दो। उनका मेरे वाले तो पूरे नहीं है। पूरे कैसे नहीं है? तो मैं वो 10 मिनट लेट आता था ना, मैं हाँ तो 10 मिनट वाला कईयों में छुटा हुआ है, कभी उतार लेता था कभी नहीं उतारता था। तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? उत्ते पड़ गए होगे। उस दिन ये भरम और टूटा कि बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होते हैं, जितना पढ़ा है उसको बहुत ढंग से पढ़ लिया जाए उससे भी क्या हो जाता है। तो उनका आप तो क्लास में सर बच्चों को कॉपियां देखते रहते हो, जिस बच्चे ने अच्छी राइटिंग में पूरे नोट्स उतारे हो, रेगुलर हो, अच्छी राइटिंग हो, उसके नोट्स मुझे ला दो, मैं उसकी फोटोकॉपी करवा के रख लूंगा। फिर मेरे से कोई मांगेगा तुम्हारे नोट्स दो, मैं पकड़ा दूं, ताकि कम से कम जो बच्चा पढ़े वो तो पूरे पढ़े। भाई मेरे नोट्स मैंने आधे लिख रखे हैं, तो मुझे तो समझ में आ रहा है ये लाइन नहीं लिखी। जो बच्चा नया पढ़ेगा उसको क्या पता कौन सी लाइन नहीं लिखी और कौन सी लिखी हुई है। तो ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां बैठ रहे हैं कहां नहीं बैठ रहे हैं, ये लोड नहीं लेना। ये आप में यूं रहता ही है मन में कि नहीं आगे जाके बैठेंगे, आगे बैठने से पढ़ाई होती है। तुम्हें क्या लगता है पीछे वालों ने 28,000 रुपए यूं ही दिए? पीछे वालों ऐसे दिए तुमने रुपए? फिर तुम समर्थन करते हो ना मेरी बात का? देखो कितने राजी हो, देख। चलो पढ़ लो आगे। अरे आज मैं कोई बैच में भेज दिया था, कोई बच्चों की कोई क्वेरी थी, तो मैं कल पूछ लूंगा आपसे ना, आज मैं पढ़ाई देता हूं डायरेक्टली। क्या पढ़ाया था लास्ट में? कल शुरू से पूछ लूंगा वापस में। क्या खत्म किया था? सुनो देखो बात, बीच में ना खूब साल तक एक डिबेटेबल चीज रही, खूब साल तक, अभी तक भी चलता रहता, अभी तक भी कुछ लोग यूं करते रहते हैं। क्या हल्दी घाटी युद्ध में कौन जीता था? अपने राजस्थान वाले हिस्टोरियन जो हुआ करते वो कहते कि हल्दी घाटी वाला युद्ध ड्रॉ था। क्या था? ड्रॉ था हल्दी घाटी वाला युद्ध, कि न तो प्रताप जीते ना अकबर हारा, ना अकबर जीत पाया और न प्रताप हार पाया, ड्रॉ हो गया युद्ध। कैसे क्या ड्रॉ हो गया साहब? तो उनका जब अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाई जाए, और महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता तो स्वीकार नहीं। अकबर की सेना को वापस यहां से जाना पड़ गया, इसलिए अकबर की सेना भी जीती नहीं। सेंटर वाले किसी से जो रोमिला थापर टाइप के जो लोग थे, जो दिल्ली में ऐसी कमरे में बैठ के इतिहास लिख लेते हैं, उन्होंने बाद में लिखना शुरू कर दिया अकबर जीता था, अकबर जीता। दोनों मामलों में आप ये तो साफ साफ बता रहे हो कि प्रताप तो नहीं जीता। कौन नहीं जीता? प्रताप तो नहीं जीता। अपने 5-6 साल पहले उदयपुर के कोई इतिहासकार है चंद्रशेखर शर्मा, उन सर ने लिखा, आर्टिकल लिखा, पूरा रिसर्च पेपर लिखा कि भाई हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की जीत हुई थी। हिस्ट्री री राइटिंग का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? जैसे जैसे नए फैक्ट आएंगे वैसे वैसे हिस्ट्री के अंदर आपको नई चीजें जोड़नी और घटानी पड़ेगी। पर हिस्ट्री में कोई भी बात बिना रेफरेंस के नहीं लिख सकते। आपको कोई बात लिखनी है तो उसमें क्या देने पड़ेंगे? रेफरेंस। और जब भी आपको चेंज लाना है तब तो पक्का पक्का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो उनको कहा भाई आपके पास ऐसे क्या लॉजिक है कि आप बताओगे कि
प्रताप जीता था इस युद्ध में, तो उन्होंने लॉजिक दिए। तो उन्होंने एक लॉजिक ये दिया कि एक तो अकबर के दरबार का एक इतिहासकार है बदायूनी। इतिहासकार कौन है? वो खुद युद्ध के मैदान में आया हुआ था, और वो अपनी किताब में लिखता है कि मेवाड़ वालों का शुरुआती हमला इतना तेज था कि हमें बनास नदी के पास पास में 16 किलोमीटर तक वापस भागना पड़ा था। तो भागते कौन है, जीतने वाले, हारने वाले? फिर उसने कहा, बदायूनी खुद लिखता है कि जब हम हल्दी घाटी के मैदान से निकल के गोगुंदा चले गए थे, तो पहले तो हमने हल्दी घाटी के मैदान के बाद में मेवाड़ वालों का पीछा करने की कोई भी कोशिश नहीं की तथा हम यहां से गोगुंदा चले गए, और गोगुंदा में हम इतने भयभीत थे, हमें डर लग रहा था कि मेवाड़ वाले हमारा पीछा करके हमको रात को मार ना दे। तो भयभीत भी कौन रहता है? हारा हुआ, जीता हुआ? जीते हुए बंदे का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे रहता है। वो भयभीत छोड़िए, वो सामने वालों घर में घुस घुस के कूदता है बात। फिर बदायूनी ये लिखता है कि जब गोगुंदा से हम अजमेर आ रहे थे, रास्ते में भील जब तब हमें पकड़ के कूट दिया करते थे, जब तब हमारा राशन छीन लिया करते थे। ऐसा भी हारे हुए आदमी के साथ ही हो सकता है, जीते हुए पे कोई हाथ डालने से हिम्मत ही नहीं होती। हारे हुए के बाद में किसी को लगता है कि फर्जी है, कोई कूट लो इनको क्या। फिर ये तो तीन तो बदायूनी वाली बात है। फिर 1576 में जैसे ही मान सिंह और आसफ खान यहां से गए हैं, अकबर खुद हमला करने आया। ऐसा क्या हुआ कि बादशाह को खुद हमला करने आने पड़ गए? इसका मतलब बादशाह के कहीं ज्यादा चोट लगी है, गहरी लगी है, और बादशाह को लग रहा है यार हार के आ गए, अब मैं बदला लूंगा। वरना यार इतने सेनापति बैठे थे, किसी को भेज देते, लेकिन बादशाह खुद आया है, इसको मतलब बादशाह को थ्रेट महसूस हुई है कि यार इस प्रकार से तो कोई आगे कल को कूट देगा, इसलिए अकबर खुद यहां पर आके क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। एक और बड़ा जोरदार लॉजिक, जो तीन चार लॉजिक तो उन्होंने उन्हीं किताबों से निकाल निकाल के दी। फिर उन्होंने एक लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास में ऐसे रिटन एविडेंस है, ऐसे रिटन ताम्र पत्र मिले हैं। ताम्र पत्र जान गए? ताम्र पत्र मिले जिनके अंदर डेट वही है, हल्दी घाटी वाला युद्ध उसके बाद की डेट है, 1576, 77, 78 की ऐसी डेट मिली हुई है। और उन डेट में महाराणा प्रताप ने लोगों को जमीनें दान में बांटी है। जमीन दान में बांटते उसके ताम्र पत्र जारी करते। तो प्रताप ने कहा भाई ये जमीन मैं इसको दे रहा हूं, ये जमीन इसको दो। वो जो जमीन बांटी जा रही है वो हल्दी घाटी के आसपास की है। वो जमीन किसके आसपास की है? यदि प्रताप युद्ध हार जाते तो क्या वो जमीन प्रताप के पास रहती? वो अकबर के पास में रहती। और यदि अकबर के पास में जमीन रहती तो दान में कैसे दे सकते हो? कि मेरा खुद का गला खाली पड़ा और मैं आपको ले सोने की चेन, तो आपको फकीर खुद तो ला, मेरे पास कुछ चीज होगी वही तो दे सकता हूं, जो है ही नहीं वो कैसे दी जा सकती है? तो उन्होंने रेफरेंस दिए। उन्होंने कहा साहब 76 के ठीक बाद में हल्दी घाटी के आसपास की जमीन प्रताप बांट रहा है। जब ये मैं इसको दान में दे रहा हूं, ये इसको दान में दे रहा हूं, ये इसको दान में दे रहा हूं। जमीन दान में वही दी जाती है जो बंदे के खुद के पास होती है, और खुद के पास तभी होगी जब वो जमीन आपने जीत रखी है। यदि वो जमीन हार गए होते तो आपके पास में नहीं होती। तो उनके एक लॉजिक में ये था कि सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दी गई थी, ये हल्दी घाटी के आसपास की जमीन है और ये प्रताप दे रहा है, इसका मतलब हल्दी घाटी के आसपास की जमीन प्रताप ने कभी भी खोई नहीं थी, वो जमीन हमेशा उसके पास में रही थी। और उन्होंने कहा ताम्र पत्र तो मिले हो मिले हैं, ऐसा एक अभिलेख और अभिलेख और बताता है कि इस प्रकार की जमीन पहले हम सादुलनाथ त्रिवेदी को दे चुके हैं। वो अभिलेख 1588 का उदयपुर वाले म्यूजियम में रखा हुआ है, किसी ने जाके देखना तो अभी देख लो। तो खूब सारे रेफरेंस दिए थे। बाद में भारत सरकार ने अब हल्दी घाटी में वहां जीते बोर्ड लगे थे सारे हटाए, वहां लिखा है कि महाराणा प्रताप जीते थे। इससे पहले वाले में वो ड्रो वाला था कि अनिर्णित था, युद्ध अनिर्णित था। काय का अनिर्णित था यार? साफ साफ उनकी सेना वापस गई है, उनकी सेना भागी है वापस, उनकी सेना को रात को डर के मारे रहना पड़ रहा है, भील चलते लूट लेते हैं उनको, अकबर को खुद अटैक करने के लिए आना पड़ता है, आसपास की जमीन पूरी प्रताप के पास में पड़ी है, और कौन सा लॉजिक चाहिए बाद में? हालांकि रोमिला थोपर जैसे होंगे तो अभी भी कई होंगे वहां बैठ के लगता ही होगा, पर बाकियों को कन्विंस हुए कि नहीं साहब इन्होंने लॉजिक दिया तो इस प्रकार की चीजें दी जानी चाहिए। तो याद रहेगा। अपने कहने की बात यह कि ये कोई सवाल पूछ लेगा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 3-4 साल पहले ये खूब अखबारों के अंदर आया था। तो सादुलनाथ त्रिवेदी कौन सी जागीर दी गई? मंडी। ऐसा कौन सा अभिलेख बताता? बामासा को मेवाड़ का क्या कहा जाता? फिर स्टूडेंट ने कहता है सर आपने पहले कहा था अमीर है, मेवाड़ का उद्धारक कौन है? तो मैं कहता हूं यार दोनों है। उद्धारक का मतलब होता है बचाने वाला, उद्धारक का मतलब क्या होता है? तो पहले हमीर ने बचाया था, अब कौन बचा रहा है? बामासा। फिर स्टूडेंट वापस कहता है कि सर एग्जाम में आ गया तो मैं या तो आएगा भामासार या आएगा हमीर, तो हमीर आए तो हमीर कर देना और भामासा आए तो। प्रेसिडेंट वापस कहता है कि दोनों आ गए तो। फिर मैं कहता हूं फिर ऑप्शन ऐसे आएंगे ए व बी दोनों, ए भामासा, बी हमीर, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई। प्रेसिडेंट कहता है ये ऑप्शन नहीं आया तो फिर घर से आते टाइम पैदल आते टाइम एक्सीडेंट हो जाए तो हेलमेट लेके थोड़ी आते हो।
कि सुबह सुबह आना तो पैदल और आपको जो हेलमेट दो भाई, क्या पता सुबह सुबह कोई दारू पिया आगे ठोक जाए तो ये तो नहीं किया जा सकता ना। तो इतने तो दिमाग में मत लाया करो, तो के कोई जवाब ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा। और ये तो मान के चलना कि आपने सोचा आप तो मरा ही नहीं आएगा, आपके दिमाग में आ रहा है ना, आप तो ये सवाल ऐसा, उद्धारक का मतलब होता है बचाने वाला, तो कोई हो सकता है। पहले उस टाइम हमीर ने बचाया था, हमीर को भी हम मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। भामाशाह बचा रहा है तो भामाशाह को भी क्या कहते हैं, मेवाड़ का। पर आप एक चीज पे और ध्यान दो, दो भाई है, एक का नाम है भामाशाह, एक का नाम क्या है, दोनों ने अपने पैसे ला के दिए, दोनों ने बराबर पैसे ला के दिए। पर हिस्ट्री कई बार कितना अन्याय करती है कई लोगों के साथ कि ताराचंद को हम जानते ही नहीं। भामाशाह पूरी दुनिया में जाना जाने लगा, जबकि ताराचंद को हम नहीं जान, जबकि ताराचंद ने भी उतने पैसे ला के दिए थे। तो आप सब बच्चों ताराचंद का नाम याद रखना। और मैं तो चाहता हूं कि हिस्ट्री न्याय उस दिन करेगी जब सरकार को योजना चलाएगी, ताराचंद योजना। भामाशाह योजना चलती है ना, चलती है ना, तो कभी ताराचंद के नाम पर चले। किसी स्कूल में किसी हॉस्पिटल में जाओ तो वहां लिखा होता भामाशाहों की सूची, डोनर जो होते हैं, कभी ऐसी लिस्ट बने जिसमें ताराचंदों की। तो कम से कम ताराचंद, यदि ऐसा कभी होगा, आप भी ताराचंद का नाम अब जब याद कर रहे हो, ताराचंद ऊपर बैठ के बहुत राजी हो रहे हैं, आप पर पुष्प वर्षाएं कर रहे हैं कि देखो ये बच्चे कितने भले बच्चे हैं कि 2.5 मिनट से किसकी बात कर रहे हैं, ताराचंद को याद तो कर। और ताराचंद वाकई बहुत भले आदमी थे। ताराचंद मिट गए? नहीं नहीं भाई, ताराचंद को नहीं मिटने देंगे हम, ताराचंद का नाम एकदम अजर अमर करके जाएंगे अपने। अच्छा, और देखो मैं एक बुक बता रहा था अभी आपको, हेमरतन सूरी की एक बुक बताई थी, गौरा बादल पद्मिनी चौपाई, जैन है। ताराचंद्र भामाशाह दोनों जैन थे, कावड़िया थे, दोनों जैन थे एकदम। तो कहते जब ये बुक लिखी जा रही थी ना हेमरतन सूरी वाली, तो प्रताप ने कहा गौरा बादल पद्मिनी पे बुक लिखने, कौन लिख देगा? तो हेमरतन सूरी खड़े, उनका सब मैं लिख दूंगा, संस्कृत का विद्वान हूं, मैं बुक लिख दूंगा, आप जैसे कहोगे वैसे बुक लिख दूंगा, पुरानी किताबें पढ़ लूंगा, उनसे लिख दूंगा। पर उन्होंने कहा कि जब मैं बुक लिखूंगा तो बुक लिखने में 12 महीने लगेंगे, ये तो है नहीं आज का आज लेके बेटा और बुक लिख दी, पुरानी किताबें पढ़ो फिर लिखो फिर मिटाओ फिर लिखो। तो इन 12 महीने में इस बुक को लिखने का खर्चा, 12 महीने मैं जब घर बैठा रहूंगा तो मेरे घर को चलाने का खर्चा ये कौन देगा? तो ताराचंद खड़े हुए और ताराचंद ने कहा हेमरतन जी कर दी छोटी बात, क्या यार अपने महापुरुषों पे इतिहास लिख रहे हैं और उसमें आपको पैसे की कमी महसूस हो रही है? पैसे की कोई कमी नहीं, आप तो बुक लिखो और पैसे पैसे मत करो, पैसे की लगा दूं। तो इस बुक को लिखने का सारा पैसा किसी आदमी ने दिया, तो वो कौन था? तो बच्चों आपको भामाशाह से भी ज्यादा याद किसको रखना है? आपका कोई दोस्त आपको कभी पैसे दे उधार, तो आप कहोगे तुम क्या हो मेरे लिए? जिस दोस्त ने आपको पैसे दे रखे हैं वो दोस्त आपके लिए क्या है? और आपने किसी दोस्त को दे रखे हो तो आप उसके लिए क्या हो? चलो तो ठीक है, तो ताराचंद याद रखना।